आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ लोकगीत का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। यह अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होता है। भिन्न अर्थात अलग होता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। यह त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। अर्थात पुराने समय में क्या होता था कि जो लोकगीत थे वह बहुत अधिक प्रचलित थे और यह सीधे जनता के संगीत हैं। अर्थात हर कोई इससे वाकिफ था, हर कोई इन लोक संगीतों को, लोकगीतों को जानता था। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। साधना अर्थात अभ्यास यानी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है और त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचना वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। अर्थात माना जाता है कि यह लोकगीत जो है वो गांव के लोगों में बहुत अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए इनकी रचना करने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। अर्थात इन गीतों को गाने के लिए किसी, जैसे आजकल आप देखते हैं कि डीजे चल रहे हैं या बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम चल रहे हैं, तो इन गीतों को बिना ही बाजों के या बिना ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद के गाया जाता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इन्हें हे समझा जाता था। हे अर्थात हीन समझा जाता था, नीच समझा जाता था, खराब समझा जाता था। परंतु क्या हुआ कि बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। लोकगीत जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि लोकगीत जो है वो कई प्रकार के होते हैं। अभी हाल तक इनकी बहुत बड़ी उपेक्षा की जाती थी, अर्थात ये हीन समझे जाते थे, तो इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अर्थात लोगों का नजरिया अब बदलने लगा है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है से अर्थात कि उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू किया है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। यानी कि लोकगीतों के अब बहुत लोगों ने लिखना शुरू किया है, जिसके कारण अब इसका जो है संग्रह यानी कि जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गई है और अब ये पब्लिश भी होने लग गए हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है। अर्थात जो लोकगीत हैं वो जीवन नियमों की जकड़ में बंधे नहीं हैं और यहाँ पर निर्द्वंद्व लहराते हैं, अर्थात यहाँ पर उन्मुक्त भाव से गाए जाते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े दलों में गाए और नाची जाती हैं। 20-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं तो दिशाएं गूंज उठती हैं। अर्थात एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि प्रतिस्पर्धा करते हैं एक दूसरे के जवाब में, यानी एक पलटन ने गाया तो उसके जवाब में जो है वो दूसरा पलड़ा जवाब देता है, गीत गाकर जवाब देता है, तो एक मस्ती का माहौल बन जाता है और चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। दिशाएं गूंज उठने से मतलब है कि एक मस्ती का बहुत अनोखा ही माहौल बन जाता है। आगे जानते हैं पहाड़ियों के बारे में कि पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, यानी कि अलग अलग विधियां हैं, लेकिन क्योंकि सभी एक ही समान भूमि के होने के कारण उनका एक अलग नाम जो है वो क्या पड़ गया है, पहाड़ी पड़ गया है।
वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी ज्ञान होती है इसमें, इनमें बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर, रांझा, सोनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के गीत हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के देशों में, भिन्न भिन्न देशों में, गांवों में, देहातों में यह गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से रस लेते हैं, जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। अर्थात दिल को छू लेते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो देहाती गीतों के रचयिता अर्थात जो देहाती गीत लिखते हैं वो कल्पना के आधार पर नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं कि जो अपने गीतों के विषय हैं वो कैसे लेते हैं, जो उनके डेली रूटीन का जो जीवन होता है, जो रोजमर्रा का जो उनका जीवन है, दिनचर्या जो है, उससे वो लेते हैं और वो सीधे ऐसे गीत होते हैं जो सीधा ही दिल को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। अर्थात देहात में जब इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है। सुनने वालों की जो भीड़ है वो लग जाती है। अर्थात वो इतने मनमोहक होते हैं कि लोग सुनने के लिए वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में पाए जाते हैं। बोली भाषा का जो अल्प विकसित रूप होता है, साधारण रोजाना की बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, बोलियां होती हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लाद का और आनंददायक होते हैं। क्यों आनंददायक होते हैं? क्योंकि ये रोजमर्रा की बोलियों में जो प्रयोग किए जाते हैं, भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसी भाषा में लिखा जाता है, उन्हीं बोलियों में गाए जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी ही लोगों को समझ आ जाते हैं और लोगों को सुनने में इससे आनंद भी आता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। जाहिर सी बात है, जब लोगों को यह समझ आएंगे, उनकी अपनी बोलियों में होंगे, तो यह उन्हें समझ आएंगे और अगर इन्हें समझ आएंगे तो यह इन्हें बहुत अधिक सुनेंगे भी और सुनेंगे तो फिर उसे सफलता भी प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अर्थात बिहार में जो गाने गाए जाते हैं उन्हें विदेशिया कहा जाता है और विदेशिया से बढ़कर कोई अन्य गाने वहां पर लोगों द्वारा अधिक पसंद नहीं किए जाते। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होती है जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाती हैं तो दिशाएं गुंजा देती हैं। यही हमने पहले भी पढ़ा था कि पुरुष और स्त्रियां या फिर दल के दल जब एक दूसरे के जवाब में गीत गाकर जवाब देती हैं तो जो माहौल है वो बहुत आनंददायक हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है और दिशाएं गुंजा देता है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है मतलब कमी आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसकी छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। अर्थात इन्हें आज भी बहुत पसंद किया जाता है। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं।
अर्थात यह गीत इतने पसंद किए जाते हैं कि जो गांव में गाने वाले होते हैं वो भी ढोल की थिरक पर, ढोल की ताल पर इन गानों को गली गली में गाते हुए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक होती हैं और इनके अपने बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, परंतु इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हुए ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के यानी रास्ते के जब लोग नहाने जा रहे होते हैं, विवाह के, मटकोर, ज्योनार के, संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। अर्थात हमारे यहाँ क्या होता है कि त्योहारों के समय या फिर नहाते समय या नहाने के लिए जब जाते हैं, या फिर घर में शादी विवाह के अवसर पर, या फिर संबंधियों को अगर प्रेम युक्त गालियाँ दिया जाए, या फिर जन्म के अवसर पर भी अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। और ये किसके द्वारा गाए जाते हैं? स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। आपने भी अपने घर में देखा होगा कि विवाह के अवसर पर या बच्चा पैदा होने के अवसर पर या किसी त्योहार के अवसर पर इस प्रकार के गीत स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। प्राचीन काल अर्थात बहुत पुराने समय से ही स्त्रियां जो हैं इन अवसरों पर गीत गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि आपके घर में भी विवाह के अवसर पर जब स्त्रियां एकत्रित हो जाती हैं तो इकट्ठे मिलकर जब वो गीत गाती हैं तो एक अलग ही समा बन जाता है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, अर्थात अनेक महिलाएं एक साथ गाना गाती हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। आजकल के समय में क्या है, बच्चों ने केवल डीजे या म्यूजिक सिस्टम के द्वारा ही गीतों को देखा है, लेकिन आप अपने घर में अपने किसी बड़े बुजुर्ग से या अपने माता पिता से यह पूछना कि किस तरह से त्योहारों और शुभ अवसरों के अवसर पर इसी प्रकार महिलाओं के द्वारा एकत्रित होकर गीत गाए जाते थे। हालांकि उनके मेल आपस में नहीं मिलते थे, मेल अर्थात सुर आपस में नहीं मिलते थे, परंतु फिर भी उस समय वे गाए हुए गाने बहुत ही अच्छे लगते थे। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, अर्थात बहुत खुशी से इकट्ठी होकर एक समूह बनाकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, अर्थात सभी अपने अपने गीत गाती हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। नाच का भी पुट होता है अर्थात जब स्त्रियां ढोलक की ताल पर गाती हैं, ढोलक की ताल पर गाती हैं तो पाँव भी इस तरह से स्वयं ही थिरक उठता है, अर्थात नाचने का पुट भी स्वयं ही जाग उठता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है जो आजकल भी बहुत मशहूर है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, अर्थात एकत्रित होकर लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर अर्थात ऐसे अवसरों पर गीत गाने वालों में जो विशेष होती है वो कौन होती है? महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं। गाँव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाँव में गाए जाते हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी कैसे हो सकती है?
अर्थात गाँव में इतने प्यार मोहब्बत, इतना प्रेम होता है, इतना अपनापन होता है कि वहाँ पर अनेक प्रकार के गीत गाए जाते हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहरता है, अर्थात वहाँ कोई द्वेष भाव नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होती और सभी समभाव से गाते हैं, नाचते हैं। तो वहाँ आनंद के स्रोतों की कमी कैसी हो सकती है। अर्थात वहाँ पर जब सब लोग इतने खुश होते हैं, एकत्रित होकर हर खुशी को, हर दुख में एक दूसरे के दुख में और खुशी में शामिल होते हैं, तो आनंद के स्रोत की भी कमी नहीं होती। अर्थात किसी की यहाँ पर भी कोई भी खुशी का अवसर होता है, त्योहार का अवसर होता है, तो सभी एकत्रित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। उद्धाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। तो बच्चों, आज हमने लोकगीतों के बारे में पढ़ा, भिन्न भिन्न स्थानों के भिन्न भिन्न गीतों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।